हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचसीपी इंस्टीट्यूट में सभी आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में आपको मिल गया होगा और जो हमारा थर्मल लगा हुआ है वहाँ भी आप देख सकते हैं। बीएड की अपनी जो है आज पहली क्लास है, बीएड एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर 2023। सीसीएस यूनिवर्सिटी, एमएसयू और अदर यूनिवर्सिटी, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें अभी सीसीएस और एमएसयू के जो एग्ज़ाम है वो 23 जून से हैं और आपकी एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के अभी जुलाई में है। तो अभी 1 मंथ का टाइम है और आपको यहाँ पर सभी जो लेक्चर मिलेंगे, है ना। देखिए, आपका जो पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर आपका 3rd, 4th, ठीक है, इस 5th और 6th आपके ये पेपर हैं और बाद में 2 प्रैक्टिकल होते हैं। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपके डिस्कशन हम करेंगे उन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, और उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे, है ना। तो देखिए, आज पेपर फर्स्ट की हम जो है बात करने वाले हैं और पेपर फर्स्ट में अपना जो आज का अपना जो टॉपिक है वो हमने लिया है, क्या है, जो पेपर हमारा फर्स्ट है वो क्या है, समकालीन भारत और शिक्षा, कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, है ना। समकालीन भारत और शिक्षा में सबसे शुरू में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक काल में शिक्षा, एजुकेशन इन वैदिक सिस्टम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है, वैदिक काल में शिक्षा, एजुकेशन इन वैदिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है। देखिए, वैदिक काल में आप 2 मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और वहाँ पर आपके सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और जो लॉन्ग है सभी तरह के डाउट दूर हो जाएंगे। तो हमारा जो समकालीन भारत और शिक्षा का पहला जो टॉपिक है, आप कह सकते हैं कि जो इसका चैप्टर है, चैप्टर 1 या टॉपिक 1 आपका कौन सा है, वैदिक काल में शिक्षा। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा। तो देखिए, वैदिक काल में आप समझते हैं वैदिक काल क्या है। वैदिक काल हमारा जो जब बहुत प्राचीनतम काल है आपका, ये सबसे पहला कहते हैं कि शुरुआत में जो है ना वैदिक काल से ही शुरुआत हुई थी। सारे काल जो हैं उसके बाद आए थे। वो वैदिक काल है, फिर उसके बाद में आपका कौन सा आया, बौद्ध काल आया, फिर मध्यकालीन आया। तो इस तरह से सभी काल अलग अलग है और उनकी जो क्या है कि कहेंगे कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सबकी अलग अलग है ना। तो कब से कब तक कौन सा काल रहा, तो सभी इसमें हम डिस्कशन करते हैं। और ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा काल वैदिक काल का जो है कब से कब तक है, या मध्यकालीन आगे आए या बौद्ध काल आए, है ना, सभी जो हैं ये। और वैदिक काल में क्या क्या, तो वैदिक काल साफ नाम से ही स्पष्ट है कि वैदिक काल मतलब जहाँ पर गुरुओं का पूरा नियंत्रण होता हो, गुरुओं के जो भी कहने में सारी चीज़ें गुरुओं के हिसाब से हों, धार्मिक आध्यात्मिकता का ज़्यादा जोर हो, तो ऐसा काल जो है वैदिक काल आपका होता है। और इसमें वैदिक काल में जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमने इसमें एक लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपना क्वेश्चन क्या है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण का वर्णन कीजिए। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में हम इसमें समझेंगे कि वैदिक काल क्या है और उसकी जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वो किस टाइप का था, है ना, और उनकी क्या क्या विशेषता थी, क्या क्या क्वालिटी थी, या कुछ भी अगर उसमें कहीं पर मतलब अवगुण था तो वो क्या था, है ना। तो इसमें हम सभी ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति संसार की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में से एक है। आप सब जानते हैं जो भारतीय संस्कृति है और सभ्यता है वो सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक है, वो बात अलग है कि आज की सभ्यता को हम जो है संस्कृति को अपनी को भूलते जा रहे हैं ना। सबसे प्राचीन या सबसे अधिक प्राचीन कौन सी है, इस विषय में सबके अपने अपने दावे हैं। अभी कोई कहता है कि भाई ये प्राचीनतम है या ये प्राचीनतम है, लेकिन क्या है इसमें अलग अलग विद्वान हैं, सबका अपना अपना अलग मानना है। हाँ, ये बात सभी मानते हैं कि भारतीय वेद 4 वेद आपके होते हैं, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं।
और वेदों को धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा या समझा जाता है, परंतु वास्तव में वेद उस समय का ज्ञान कोश होता है या उस समय का ज्ञान कोश था। वेद की बात करते हैं तो वेद में ही सब कुछ ज्ञान जो है समाहित है ना। इनमें से उस समय तक आर्यों द्वारा जो खोजा गया था, कहेंगे कि इसमें आपका इनमें उस समय तक आर्यों द्वारा खोजा एवं विकसित समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान सूत्र में संग्रहित है। कहने का मतलब आर्यों द्वारा जो भी खोजा गया था या जो भी समस्त भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है वो सब कुछ इसमें आपका क्या था, समाहित था। ठीक है। और जर्मन मैक्स मूलर सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आकर इस क्षेत्र में क्या करा, शोध कार्य किया कि भाई कौन सा वेद पुराना है या कौन सी संस्कृति पुरानी है। तो किसने कहा कि जर्मन आपके विद्वान थे, उनका नाम क्या है, मैक्स मूलर है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मैक्स मूलर कहाँ के थे, जर्मन विद्वान के थे। उन्होंने क्या किया भाई, शोध कार्य शुरू किया भारत में आकर। इनके अनुसार वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो सबसे पहले यही बताया था कि ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है। वो किसने बताया था, मैक्स मूलर ने बताया था, है ना। मैक्स मूलर ने बताया था कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो आपका कौन सा है, वो आपका जो है ऋग्वेद है। इसकी रचना 1200 ईस्वी पूर्व में हुई थी। मतलब इसकी जो रचना है आज से, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, 1200 ईसा पूर्व हुई थी, है ना, 1200 ईसा पूर्व। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र की स्थिति के आधार पर इसका जो रचना काल है ना, इसका जो समय है वो 4000 से 2500 ईसा पूर्व बताया। मतलब 2500 से 4000 तक जो है क्या था, इसका जो है समय रहा है, आपका टाइम ड्यूरेशन इसकी रही है। ठीक है, 4000 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक। पद्मश्री डॉक्टर वाकणकर के अनुसार वेदों की रचना 500 ईसा पूर्व तक हो चुकी थी, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो पद्मश्री डॉक्टर वाकणकर हैं उन्होंने कहा कि जो वेद थे वो भाई ठीक है 4000 से 2500 ईसा पूर्व आप बताते हैं, लेकिन उन्हें बताया कि ये 5000 ईसा पूर्व जो है ना इनकी रचना पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, ये बहुत पुराने हैं। उसके बाद इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इतिहास में आप पढ़ते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को केवल 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। भाई जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो उसमें जो अवशेष मिले थे उनसे पता चला कि जो हमारी सभ्यता है, कल्चर है ना, वो 3500 वर्ष पुरानी है। वेदों की संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध एवं परिमार्जित है कि उनकी विषय सामग्री इतनी विविध, विस्तृत एवं उच्च कोटि की है कि उस समय इनके विकास में कम से कम 7-8 वर्ष का समय अवश्य लगा होगा। ये कहते हैं कि जो भाई वेद की जो संस्कृत भाषा है, वेदों में जो संस्कृत भाषा ली गई है, जिनसे वेदों की उत्पत्ति हुई है, वेद की रचना हुई है, तो कम से कम उनकी जो भाषा है वो इतनी शक्तिशाली है, समृद्ध है, परिमार्जित है, मतलब विस्तार है, इतना कुछ उसमें ज्ञान है कि कम से कम कितना टाइम लगा होगा बनने में, कम से कम 7 से 8 वर्ष का समय तो ज़रूर लगा होगा। ठीक है, तो ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसके अवशेषों के आधार पर ऐसा माना गया। ठीक है, आगे इसी में क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए कम से कम 4 से 5 पेज आपको लिखने होंगे, है ना। तो अंग्रेज विद्वान हुए थे F.W. थॉमस। तो F.W. थॉमस के शब्दों में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया जितना भारत में। अभी अंग्रेज विद्वान F.W. थॉमस क्या कहते हैं कि भारत में, मतलब ये जो ऐसा कोई भी देश नहीं बना अब तक भारत के सिवा, भाई जिसकी जो सभ्यता है और आपकी क्या है संस्कृति है, इतनी स्थायी है, शक्तिशाली है और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है जितना कि भारत का, और किसी देश का नहीं इतना। भारत में 2500 से 500 ईसा पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा। ठीक है, भारत में 2500 से 500 ईसा पूर्व, है ना, 500 ईस्वी
तक जो है वेदों का क्या रहा, वर्चस्व रहा, मतलब वेदों के अनुसार ही सारे कार्य होते थे, है ना। तो वेदों के जब अनुसार सारे कार्य होंगे, वैदिक वहाँ पर संस्कृति अपनाई जाएगी, जो उसमें चीज़ें हैं, रूल रेगुलेशन है ना, वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर उसी के अनुसार हमारी संस्कृति पूरी ढली हुई थी, ठीक है, धीरे धीरे उसमें कुछ कमी आई हैं, त्रुटि आई हैं, लेकिन पहले जो है वेदों का ही वर्चस्व था। इसलिए क्या है, वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। तो इस प्रकार जो है हमारे देश में क्या, वैदिक काल में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। अब इस शिक्षा प्रणाली को ही क्या कह रहे हैं हम, इस शिक्षा प्रणाली को ही हम वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। वैदिक काल में जो भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, तो उसी को हमने कहा वैदिक शिक्षा प्रणाली, ठीक है। वैदिक काल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न उपकालों में विभाजित किया। शिक्षा की दृष्टि से उसे 2 उपकालों में विभाजित किया गया। देखिए क्या है, वैदिक काल को जो है विद्वानों ने, अलग अलग विद्वान हुए हैं, सबका अलग अलग मत था, तो उन्होंने इसे जो है अलग अलग उपकालों में विभाजित करा, बांटा गया इसको। और शिक्षा की अगर दृष्टि से हम देखते हैं तो जो हमारा वैदिक काल है उसको 2 उपकालों में विभाजित किया गया था। कितने में, 2 उपकालों में विभाजित किया गया था। तो पहला उपकाल क्या है, देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल कितने हुए, 2 हुए, मतलब जिनको हमने उपकाल कहा है, प्राथमिक कहें या प्रारंभिक कहें। तो प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो गया था। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें शिक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा जो शिक्षा पर नियंत्रण था, और शिक्षा जो करते थे या पढ़ाई करते थे, है ना, या शिक्षा देने का जो काम करते थे, तो किसका अधिकार था, ब्राह्मणों का। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ये कार्य करते थे उस समय, ठीक है। ये कौन सा काल था, उत्तर वैदिक काल में, है ना। इसलिए कुछ विद्वानों ने उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली भी कहा। जब ब्राह्मण ये काम करते थे, कार्य करते थे, शिक्षा का सारा देखते थे, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली, उसका नाम दे दिया, है ना। हमारी दृष्टि से इन्हें वैदिक शिक्षा प्रणाली कहना अधिक अच्छा है। कहने का मतलब क्या है कि है तो भाई वैदिक शिक्षा प्रणाली, अभी उत्तर वैदिक काल हो या प्रारंभिक वैदिक काल हो, लेकिन क्या है कि इसको हमने वैदिक शिक्षा प्रणाली ही कहना थोड़ा उचित समझा है, ठीक है। हम कहेंगे कि ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली थी, कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का ज़्यादा वर्चस्व रहा शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, वैदिक शिक्षा प्रणाली के जो मुख्य अभिलक्षण थे, है ना, तो क्या थे, देखिए वैदिक काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। अभी वैदिक काल में जिस भी शिक्षा का, जिस एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, उसी को हमने एजुकेशन इन वैदिक सिस्टम कहा, है ना। और पूरे वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रशासन एवं संगठन था वो सामान्य था, एक सा नहीं था, या एक सा रहा, एक सा रहा, है ना। सामान्य था मतलब जनरल था, इतना ज़्यादा उसका विस्तार नहीं था, सामान्य था, और वो एक जैसा रहा। परंतु समय की परिस्थितियों और ज्ञान एवं कला कौशल के क्षेत्र में विकास के साथ साथ उसकी पाठ्यचर्या, है ना, कैरिकुलम और शिक्षण विधियों में जो एजुकेशन टीचिंग मेथड है ना, उसमें विकास होता रहा। भाई कैरिकुलम, और जब कैरिकुलम चेंज होगा, पाठ्यचर्या चेंज होगी, पाठ्यक्रम चेंज होगा, तो जो टीचर मैथोलॉजी है वो भी चेंज होगी, टीचर मेथड भी चेंज होगा। तो उसमें क्या धीरे धीरे चेंजमेंट हुआ, और उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए विकास होता चला गया। उसके बाद शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। ठीक है, शिक्षा का प्रशासन मतलब शिक्षा किसके अंडर अधीन थी, कैसे काम होता था उसमें, है ना, प्रशासन कैसे काम करता था शिक्षा पर, और उसका जो वित्त है, वित्त करने का मतलब उसका जो है किसी तरह से कहीं से क्या कोई अनुदान उसको मिलता था या नहीं मिलता था, कैसे शिक्षा चलती थी, है ना। तो पूरा इसका ये बहुत अच्छा है। तो शिक्षा प्रशासन शिक्षा प्रशासन के अंदर अधीन थी नहीं थी, क्या वित्त था, कहाँ से वहाँ से पढ़ाई का जो है कैसे काम चलता था, पैसा कहाँ से आता था, है ना, और किस तरह से काम चलता था। तो देखिए वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में 3 तथ्य हैं इम्पोर्टेंट। अब वो तथ्य कौन कौन से हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखना है ना। सभी कालों में है क्या, सभी कालों में आपको क्या करना है, ये जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रशासन और वित्त के संबंध में तथ्य हैं ये आपको याद करने हैं।
इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें क्या है कि जो 3 स्टेटमेंट थे वो क्या क्या थे। देखिए, पहला था राज्य नियंत्रण से मुक्त। मतलब राज्य नियंत्रण से मुक्त किस तरह से कि राज्य का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, मतलब ये फ्री था बिल्कुल पूरी तरह से। वैदिक काल में जो शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, तो किसका उत्तरदायित्व था भाई? जब वैदिक काल में राज्य का कोई भी उसमें कोई योगदान नहीं था किसी भी तरह से, और ना कोई किसी प्रकार का राज्य का कोई नियंत्रण भी होता था, कोई कंट्रोल नहीं था। उस समय शिक्षा पूर्ण रूप से गुरुओं की व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। कहने का मतलब जो भी गुरु थे, जो भी वहाँ पर जिनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी, तो सारी व्यवस्था वहाँ के गुरु ही करते थे। किस तरह से कहाँ से दान आना है, क्या आना है, गुरु दक्षिणा बच्चों से लेनी है ना। तो सब कुछ जो है वो गुरुओं के अधीन था, उसमें कोई राज्य का कोई किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरा बात करें निःशुल्क शिक्षा की, तो निःशुल्क शिक्षा में वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क रही। शिष्यों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी गुरु स्वयं करते थे। देखिए, आज की तारीख में तो आपको ये बहुत कम मिलेगा, वैसे तो है आज भी, लेकिन परसेंटेज रेशियो कम हो गया है। लेकिन वैदिक काल में कुछ ऐसा नहीं था। वैदिक काल में जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क थी, फ्री थी। वहाँ पर शिष्यों से कोई उसका जो है ना नहीं लिया जाता था, कोई मतलब मंथली चार्ज नहीं लिया जाता था जैसे अभी लेते हैं, वो निःशुल्क थी। लेकिन हाँ, अब शिक्षा भी निःशुल्क थी, भोजन भी वहाँ पे निःशुल्क मिलता था। लेकिन आजकल अभी भी भोजन वैसे मिल रहा है जैसे कि अभी मिड डे मील है आपका, है ना, मिड डे मील में भोजन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिड डे मील की आज जो अभी प्राइमरी स्कूल में ये जो व्यवस्था की जा रही है, वो प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था क्यों की जा रही है? क्योंकि ये वैदिक काल से ही आपका जो है भोजन फ्री है बच्चों के लिए। तो अगर बच्चों को भोजन सही से मिलेगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, और उनका जो है ना, जो गरीब छात्र छात्राएं हैं तो वो अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो ये आवास और भोजन का पहले से ही रहा है, तो अभी भी गवर्नमेंट ने उसको जो है मिड डे मील के नाम से भोजन वहाँ पे करा रही है, और शिक्षा भी निःशुल्क दी जा रही है गवर्नमेंट स्कूल में। तो वैदिक काल से ही है। अभी देखिए, वैदिक काल 500 ईसा पूर्व से अब तक कितना टाइम स्पेंड हो चुका है। तो सारी चीज़ें हैं, केवल करेक्शन होता गया है सभी कालों में। अभी हमारा जो आगे है, अब इसमें क्या है कि जो आवास और भोजन की व्यवस्था थे वो क्या करते थे? गुरु स्वयं करते थे। हाँ, शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य गुरुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अब जैसी जिस शिष्य की सामर्थ्य होगी, है ना, उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी होगी, वो क्या करता था? गुरु दक्षिणा अवश्य देता था, है ना। गुरु दक्षिणा दी जाती थी, जो भी छात्र चाहे, है ना, वो गुरु दक्षिणा दी जाती थी। ठीक है, उसमें ये नहीं कि आपने ये क्यों दिया, तो उसमें जो भी सामर्थ्य थी वो छात्र देते थे। तीसरा, आय के स्रोत दान, भिक्षा तथा गुरु दक्षिणा। अभी आय के स्रोत, इनकम कैसे होती होगी? अगर देखिए सब कुछ फ्री मिलने लगेगा तो फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें चलेंगी किस प्रकार, है ना। तो कोई ना कोई इनकम रिसोर्सेज तो होगा। तो आय के स्रोत क्या थे? दान था, भिक्षा थी और गुरु दक्षिणा थी। दान, किसी ने दान दे दिया, है ना, तो उसके द्वारा काम आश्रम चल रहे हैं आपके। गुरुकुल हुआ करते थे पहले, गुरुकुल अभी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो वो क्या था? वैदिक काल में थे गुरुकुल। तो गुरुकुल में क्या है? आचार्य थे, वहाँ पर जो है वो शिक्षा देते थे। तो वहाँ पर सब काम क्या था? दान, भिक्षा। भिक्षा जो आपने देखा होगा अभी, तो भिक्षा वहाँ पर जो है घर घर बच्चे जो है भिक्षा लेने जाते थे, पढ़ते थे, पहले पढ़ाई करते थे, फिर जो है गाँव जाकर जो है भिक्षा मांगते थे। ठीक है, और भिक्षा के द्वारा कार्य चलता था। दूसरा, बाद में जो छात्र छात्राएं पढ़कर अपना पूरी पढ़ाई करने के बाद निकल जाते थे तो वो गुरु दक्षिणा देते थे। तो इस तरह से दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा के द्वारा आय के ये स्रोत थे। ठीक है, अब ये कैसे कैसे था? देखिए, वैदिक काल में गुरुकुलों को आज की भांति राज्य से कोई निश्चित अनुदान प्राप्त नहीं होता था। वैदिक काल में भी गुरुकुलों को आज की भांति कोई राज्य से अनुदान प्राप्त नहीं होता। आज भी नहीं मिलता गुरुकुलों को कुछ भी राज्य से अनुदान, और आपका पहले भी नहीं मिलता था। उस समय राजा महाराजा और समाज के जो धनी वर्ग के लोग थे, इन गुरुकुल को अपनी स्वेच्छा से भूमि, पशु, अन्न, वस्त्र, पात्र, मुद्रादान स्वरूप भेंट करते थे। भाई, जैसा कोई राजा महाराजा हैं या जो समृद्ध लोग हैं, वो क्या करते थे? दान करते थे, है ना। भूमि दान दे दी, वहाँ पे गुरुकुल बन गया। पशु हैं, गाय भैंस हैं, इस तरह से गुरुकुल को दे दी। अन्न दे दिया, वस्त्र, तो इस तरह से वो क्या करते थे? दान करते थे।
अभी गुरुकुलों की दैनिक जो आवश्यकता थी, अभी ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा, तो गुरुकुलों की क्या होगी, कोई ना कोई, ये थोड़ा टाइपिंग गलत हुई है, तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिष्य समाज से नृत्य भिक्षा मांग कर लाते थे, है ना। तो वहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट होते थे, छात्र छात्रा होते थे, वो क्या थे, वो डेली नृत्य, ये नृत्य थोड़ा गलत लिखा हुआ, वो नृत्य नहीं है, ये नित्य वाला है ना, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाते थे। इन गुरुकुलों की जो आय का तीसरा साधन था वो था गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा कब होती थी, जब छात्र छात्राओं की शिक्षा पूरी हो जाती थी, ठीक है, तब गुरु दक्षिणा होती थी। शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त होने पर गुरुओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे, जैसे भूमि, पशु, है ना, अन्न, वस्त्र, पात्र अथवा मुद्रा भेंट करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर देखेंगे, और ये लॉन्ग में कम से कम 4 से 5 पेज आपको लिखने होते हैं, ठीक है। एक बार आप लिखने से देखें, अब अपनी लैंग्वेज में लिखें, मेन हेडिंग देखें और उनको अपने हिसाब से लिखें, ठीक है, विस्तार से। शिक्षा की संरचना एवं संगठन, अभी क्या है, एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है ना, उसका और जो संगठन है ना, वो उस पर बात करते हैं। शिक्षा की संरचना कैसी थी, संगठन क्या था। तो वैदिक काल में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित थी, 2 लेवल थे इसके, है ना। वैदिक काल में शिक्षा कितने में थी, 2 स्तरों में विभाजित थी। पहली थी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा, प्राइमरी लेवल की शिक्षा और आपकी हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा में वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु किसी शुभ दिन बच्चे का क्या कर दिया जाता था, विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। 5 वर्ष की आयु में शुभ दिन, कोई शुभ दिन देखकर, है ना, पंडित से पूछ के विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था, ठीक है। और ये वैदिक काल में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा जो है, एलिमेंट्री शिक्षा, एजुकेशन आपकी परिवारों में होती थी। यह संस्कार परिवार के, यह जो संस्कार है क्या है, परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराएगा। कुल पुरोहित कहते हैं ना, मान लेते हैं भाई ये हमारे गुरु, मतलब कुल के या हमारे घर के ऐसे करके ऋषि हैं, वो हैं, वो भी जैसे कथा वथा कराते हैं, पुरोहित मान लेते हैं ना, जिससे कथा वगैरह कराते हैं। तो जो भी कुल का पुरोहित था, तो ये उसके द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और उसे कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित जो है, ठीक है, कुल पुरोहित नए वस्त्र बिछाकर तथा उस पर चावल बिछाता था। क्या करता था, नए वस्त्र बिछाता था पुरोहित और उस पर जो है कुछ चावल बिछाता था। इसके बाद वेद मंत्र का जो है उच्चारण कर वेद मंत्र द्वारा देवी देवताओं की जो है आराधना करी जाती थी और बच्चों की उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछे हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। क्या बनवाए जाते थे, वर्णमाला के अक्षर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। किससे, चावल, उस पर जो चावल बिखेरे जाते थे, बिछाए जाते थे, उनसे बनवाए जाते थे, ठीक है। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित को भोजन कराया, फिर उसके बाद उनको दक्षिणा दी, ठीक है। कुल पुरोहित बच्चों को आशीर्वाद देता था और उसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ हो जाती थी। तो इस तरह से देखिए, होती तो परिवारों में थी शिक्षा, लेकिन यहाँ भी जो है हमारा वैदिक काल का क्या है कि वैदिक काल में भी वहाँ पर जो है वेदों के के अनुसार मंत्रों का उच्चारण होता था, देवी देवताओं की पूजा होती थी, तब जाके एक बच्चा पढ़ना शुरू होता था। अब क्या है, ठीक है, बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया और जो है ना, पहले 3 साल का हुआ या 2 साल का हुआ, उसको बस इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं, उसे नहीं पता किसी तरीके का। तो आज के डाइट में क्या है, आध्यात्मिकता का जो है ना, जो एक साइड है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है ना। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, और पूरा जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो अंग्रेजी जो मीडियम स्कूल्स वगैरह हैं, ये हैं संस्कृति, वहाँ पे हमारी ख़त्म होती जा रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अभी आगे क्या है, उच्च शिक्षा, जो हायर सेकेंडरी शिक्षा होती थी वैदिक काल में, क्या है, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था थी गुरुकुलों में होती थी। गुरुकुल आज भी हैं, आप हरिद्वार में जाएंगे या अन्य कहीं बड़े बड़े उसमें जाएंगे तो गुरुकुल आज भी हैं। गुरुकुल को किसी भी राज्य से या गवर्नमेंट से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है, वो खुद ही सेल्फ से या गुरु दक्षिणा या अलग किसी दान स्वरूप में ऐसे करके संचालित किए जाते हैं। 8 से 12 वर्ष की जो आयु पर बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश होता था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आयु कितनी, 8 से
12 वर्ष की आयु में बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश होता था। गुरुकुलों में, थोड़ा ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ये गुरुकुलों नहीं है, गुरुकुलों है, ठीक है। गुरुकुलों में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला संस्कार कि भाई उपनयन संस्कार कब होता था, जब बच्चा गुरुकुल में, आपका क्या है, गुरुकुल में प्रवेश करता था पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा में वो करता था ना, प्रवेश लेता था, तब ये उपनयन संस्कार उसका होता था। इस संस्कार के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ना, आपका पूरा हुआ है ना। तो क्वेश्चन हमारा अभी हम जो है समकालीन भारत एवं शिक्षा पढ़ रहे हैं, और इसका जो है हमने आज पहला जो टॉपिक है वैदिक काल है ना, वैदिक काल हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, ये आप समझिए, एजुकेशन इन वैदिक सिस्टम। इसी में आपका जो है आप 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन अभी आपको हमने यहाँ पर बताया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से मोस्टली सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन मैं कंबाइन करके और कराऊंगा लॉन्ग, उसमें आपका ये पूरा जो वैदिक कालीन सिस्टम है, वैदिक काल है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो लेक्चर अपना कल 9 बजे आएगा, प्रतिदिन 9 बजे। आज थोड़ा लेक्चर, पहला लेक्चर है, थोड़ा लेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कल प्रॉपर 9 बजे से आपका, ठीक है, चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक हाँ विशेष सूचना और है, आप को अगर किसी भी स्टूडेंट को यूजी या पीजी में, है ना, यूजी या पीजी में एडमिशन लेना है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स में या ऑफलाइन कोर्स में, या ठीक है, यूजी पीजी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई भी किसी प्रकार का डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, ऑनलाइन मोड में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप चाहे कहीं से भी हैं, और बहुत ही लोएस्ट फीस में आपको ये प्रोवाइड होगा। ये क्लासेस आपकी फ्री चल रही हैं, इसमें आपसे कोई भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री है, आप तैयारी करिए, ठीक है, और टाइम से पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, बस इतना है। चलिए, कल मिलते हैं तो लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।